20 दिसंबर 2003 की बात है। मैं मेरी बेटी के पेरेंट टीचर मीटिंग से वापस लौटा था। मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। टक टक टक। ये एक और मेरे ऊपर रेड चल रहा था और दूसरी ओर उसका मिसकैरेज हो गया कि आप पैसे कहाँ से लाओ, जगह कहाँ से लाओ। मेरे पिताजी का डेथ 15 दिन के बाद हुआ है और मैं मिल्खा जी को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा पाँव मेटल के फ्रेम में, हड्डी पाँव की 2 टुकड़े में। मैं गिरा ज़मीन पे, मेरे कंधे में फ्रैक्चर, मेरे सर पे चोट। हमारे धंधे की शुरुआत की घर के कार गैराज से, जिसका साइज़ था 8 फीट बाई 12 फीट। आज हमारा ऑफिस 2.5 एकड़ में बसा हुआ है। आज का यह टॉक उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं हमारी तरह। उन लोगों के लिए है जिनके सपने खत्म हो जाते हैं जिंदगी की जद्दोजहद में। दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार रॉय है। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव या शहर आप बोलिए, जिला जिसको मधुबनी बोलते हैं, सामान्य बेसिक सुविधाओं से वंचित। मेरे पिताजी फिलॉसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। मेरा एक हम्बल बैकग्राउंड है, ज़्यादा संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी हमने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया। आज की ये बातचीत उसी जर्नी के बारे में है। दोस्तों, मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसलिए की क्योंकि उस साल 1987 में जब मैं पढ़ने जा रहा था इंजीनियरिंग, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि देखो, जनसंख्या तो बढ़ने वाली है, खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, ज़मीन की मात्रा बढ़ने वाली नहीं है। मतलब कि हमको उसी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उपजाना है और इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बिना किसी जानकारी के कि उसका क्या पोटेंशियल है, उसका स्कोप क्या है, मैं उस सब्जेक्ट में पढ़ने गया। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं आईआईटी खड़गपुर में, बीटेक करने के बाद मैं आईआईटी खड़गपुर में मास्टर्स करने गया। मुझे इस बात की जानकारी देते हुए आपको गर्व महसूस होता है कि सुंदर पिचाई साहब, हमारे जो गूगल के सीईओ हैं, वो उस वक्त हमारे बैचमेट थे। ऐसे ही अच्छी डिग्री लेने के बाद नॉर्मली आपको पता है कि लोगों का कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस इंटरव्यू होता है। मेरे कॉलेज में भी कैंपस इंटरव्यू आया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस दिन हमारा कैंपस इंटरव्यू आया था, उस दिन मेरे बहन की शादी थी। तो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं बहन की शादी अटेंड करूं या कैंपस इंटरव्यू अटेंड करूं। तो खैर, आप समझ सकते हैं कि बहन की शादी अटेंड करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। 93 की घटना है, जबकि मेरे दोस्तों की तनख्वाह 4,500 रुपये थी। चूँकि मैं पीछे छूट गया, मेरी तनख्वाह 3,000 रुपये फिक्स हो गई। उसके बाद मुझे वादा किया गया था कि मेरा जो इंक्रीमेंट है वो 10% होगा 6 महीने के बाद। हुआ नहीं। मुझे चुना गया था फूड प्रोसेसिंग के काम के लिए। मेरे स्पेशलाइजेशन आईआईटी में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मेरा जो चुनाव हुआ था वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए हुआ था। लेकिन जब मैं फैक्ट्री में काम करने पहुंचा, उस वक्त में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वाला डिवीजन चालू नहीं हुआ था। तो टेम्परेरी पोस्टिंग में मुझे ग्रीन हाउस फील्ड में डाल दिया गया। आज के इस टॉक में मैं आपको जिंदगी बदलने वाली 4 कहानियों के बारे में बताता हूं। शायद आपकी जिंदगी में भी इससे फर्क पड़ेगा। पहली कहानी, 300 रुपये का इंक्रीमेंट नहीं होने के चलते मैंने उस कंपनी की नौकरी छोड़ी। उसके बाद मैं चेन्नई आ गया। 2 साल तक चेन्नई में नौकरी करी। चेन्नई में नौकरी के दौरान माहौल ऐसा आ गया था कि मैं मेरे घर से 2,500 किलोमीटर दूर था। 2 ही लोग, मैं और मेरी बीबी। कंपनी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी जिसके चलते कि 2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, खाने को पैसे नहीं थे, पिताजी से मंगाना नहीं था। तो हमारी एक्सट्रीम मजबूरी में, मतलब बिल्कुल आप समझो कि विकट समस्या में, उस समय में हमने फैसला किया कि चलो अपने बॉस के घर जाते हैं और उनसे बोलेंगे कि सर सैलरी दिलवा दो। जब हम उनके घर पे पहुंचे कि सर सैलरी दिलवा दो, खाने को पैसा नहीं है, तो बॉस ने बोला कि ऐसा है कि गेट आउट ऑफ माई होम, मेरे घर से निकल जाओ, ये ऑफिस की बातें ऑफिस में आके करना। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप अकेले हो और आपकी बेइज्जती हो, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपकी नई नवेली दुल्हन आपके साथ हो तब कोई आपको घर से निकाले तो बात दिल को चीर जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। दोस्तों, उस दिन हमने फैसला किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने, हमारे इजराइल के एक मेंटर थे, मैंने उनको खत लिखा कि सर अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। वो बोले कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तुम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का तुम काम छोड़ रहे हो? मैंने बोला हाँ सर, अब वहाँ पे काम करना संभव नहीं है। तो वो बहुत नाराज़ हुए उस कंपनी से, क्योंकि उस कंपनी के पास इजरायली कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन था। इजरायली कंपनी के मेरे मेंटर ने
बोला कि जिस कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों की इज्जत नहीं है, अब हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। एक काम करो, तुम हमारे लिए इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। तो मैंने बोला ठीक है सर, हम शुरुआत करते हैं। कैसे होगा फिर से मुझे मालूम नहीं, मार्केटिंग किसको कहते हैं मुझे पता नहीं। मगर मेरे मेंटर ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उनको मैंने बोला कि सर मैं टेक्निकल आदमी हूँ, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर का एमटेक हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मार्केटिंग किसको बोलते हैं। उन्होंने बोला कि देखो एक बात ध्यान से रखो कि ओनली अ गुड टेक्निकल पर्सन कैन बी अ गुड मार्केटिंग पर्सन। मतलब अगर तुम तकनीकी रूप से मजबूत हो तो तुमसे अच्छी मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों ये करीब 28 साल पुरानी कहानी है। उस वक्त मैंने टेक्निकल सेल्स की शुरुआत की हिंदुस्तान में। मतलब कि अगर आप हमारी कंपनी से कुछ खरीदना चाहते हैं तो रुपए और पैसे में बात नहीं होगी। हम आपसे पूछेंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है, हम आपसे पूछेंगे आप करना क्या चाहते हैं, और आपके हम डॉक्टर बनेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके कारण आप सही प्रोडक्ट चुनने का निर्णय ले सकते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज था इंडियन बिजनेस के अंदर, हमारे क्षेत्र में। तो ऐसे करके हमने काम शुरू किया। ये घटना हो गई। यहाँ बताने की बात यह है कि एक बेइज्जती ने एक एंटरप्रेन्योर का जन्म दिया। नॉर्मल इंसान टूट सकता है, मैं टूटा नहीं। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को महसूस किया, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण किया, अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाया। अब मैं दूसरे कहानी की ओर आता हूँ। इसका शीर्षक है अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। गॉड्स की मर्जी क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, हमें नहीं पता। 20 दिसंबर 2003 की बात है। मैं मेरी बेटी के पेरेंट टीचर मीटिंग से वापस लौटा था। मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, टक टक टक। मेरे पास मैंने दरवाज़ा खोला, एक इंसान सामने खड़ा था। उसने मुझे एक नोटिस दिया कि आपके खिलाफ सर्च वारंट है। मतलब सर्च वारंट है, ये क्या है सर, आ जाओ। पीछे पीछे 10-12 लोग और आ गए। मुझे बताया गया कि हम लोग DRI से हैं, आपके ऊपर रेड आया है। और DRI का रेड, मैंने क्या गलत किया? तो घटना ऐसी हुई थी कि जो इजराइल की कंपनी थी, जिसका माल हम इंडिया में जिस कंपनी को हम इंडिया में रिप्रेजेंट करते थे, उसका मटेरियल हमारा एक कस्टमर इंपोर्ट करके हमारे डॉक्यूमेंट का फर्जी बाड़ा करके या फोर्ज करके वो नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे कस्टम्स में। और कस्टम्स वालों को लगा कि भैया ये तो हम कर रहे हैं, और हम तो पहले से ईमानदार थे। तो हमारी जो पहली बेसिक वैल्यू थी ईमानदारी वाली, इसके चलते हम वहाँ भी बच गए। लेकिन इस घटना ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर डाला। रेड जो है सुबह में 9 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक चला। मेरा होम कम ऑफिस हुआ करता था, 2 बेडरूम का घर था। एक रूम में जो है मेरा ऑफिस चलता था, एक बेडरूम में हम लोग रहते थे। DRI के रेड के वक्त में आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, किसी को अटेंड नहीं कर सकते, मेरे परिवार वालों से नहीं मिल सकते। मेरी वाइफ एक्सपेक्टिंग थी। यह बात बताते हुए आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक और मेरे ऊपर रेड चल रहा था और दूसरी ओर उसका मिसकैरेज हो गया। इस मिसकैरेज के बावजूद मैं उनको अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उधर क्या चल रहा है। 5:30 बजे के आसपास DRI की जीप में बैठ करके मैं उनके ऑफिस में गया रिकॉर्ड करने अपना स्टेटमेंट। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी कि देखो राजीव, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। उनकी दाद देनी पड़ेगी, वो ईमानदार लोग थे और वो अपने जुबान पे वो खरे उतरे। लेकिन दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्दनाक, सबसे भयंकर दर्द और डर वो होता है जिसको कि हम फियर ऑफ अननोन बोलते हैं। अगर आपको दुश्मन पता हो तो आप एक्शन ले सकते हो। जब आपको पता ही नहीं हो कि उससे क्या अगला दिन क्या होने वाला है या अगले दिन क्या होने वाला है, तो आपको पता नहीं आप क्या करोगे। तो मेरे लिए वही समस्या थी। 20 दिसंबर को ये घटना हुई, वाइफ का मिसकैरेज हुआ। रात को 8:30 बजे आने के बाद उनको मैं हॉस्पिटल ले जा पाया। और ये रेगुलर स्टेटमेंट्स के चक्कर, इंक्वायरी का चक्कर। हालांकि एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, हमारा वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग था। मेरे पिताजी फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, इसीलिए गलती हमने तब भी नहीं की थी, क्योंकि हमने झूठ नहीं बोला था, हमने कोई गलती नहीं करी थी बिजनेस में, बिल्कुल ईमानदारी से बिजनेस करते थे। इसी कारण साफ ढंग से हम इससे बाहर आ सके। लेकिन 23 रात 20 दिसंबर 2003 से 13 जनवरी 2004 तक नींद नहीं आई। रात को सो नहीं सकता था। इसलिए नहीं सो सकता था, फियर ऑफ अननोन। कल क्या होगा
मालूम नहीं। 13 जनवरी 2004 को मैंने अपने आप से बात की, अपने परिवार वालों से बात किया और बोला कि एनफ इज़ एनफ। 23 रात की सफरिंग बहुत ज़्यादा है, मैंने कोई गलती नहीं की थी तो मुझे डरने का नहीं। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भगवान ने भेजी थी कि अब तुम अपना बिजनेस शुरू करो, अपनी कंपनी खोलो। तब तक मैं इजराइल की कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन मेरे लिए ये मौका फिर से खुला कि मैं नई कंपनी शुरू करूं। 13 जनवरी 2004 को अपने बर्थडे के दिन मेरा नया जन्म हुआ, मेरी कंपनी एग्री प्लास का नया बर्थ हुआ। अब हर बिजनेसमैन की इंडिया में समस्या होती है कि आप पैसे कहाँ से लाओ, जगह कहाँ से लाओ। मेरे साथ भी वही समस्या थी। दोस्तों, कुछ करीब के मित्रों से, अपने कुछ रिश्तेदारों से 24% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे मैंने कुछ पैसे उधार लिए और उस ढंग से अपने कंपनी की शुरुआत करी। एक बात और बताना चाहूँगा जो कि बहुत काबिल गौर है कि जहाँ से लोगों का कैरियर ख़त्म हो जाता है, मतलब कि DRI रेट एक ऐसा रेट है या CBI का रेट एक ऐसा रेट है कि आपका भविष्य समाप्त हो सकता है, मगर भगवान की इच्छा कुछ और थी। फिर से उन्होंने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला, फिर से ये खोला कि अब तुम कंपनी शुरू करो। और ये वही कंपनी है जो DRI रेट के बाद शुरू हुई। आज इस साल के अंत तक हम 110 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेंगे, जो कि मेरे ख्याल से अचीवमेंट है। इसलिए अचीवमेंट है कि जिन एक्सट्रीम कंडीशंस में, जिस कार के गैराज से जगह हमारे पास था नहीं, पैसे हमारे पास थे नहीं, हमारे धंधे की शुरुआत की घर के कार गैराज से, जिसका साइज था 8 फीट बाय 12 फीट। आज हमारा ऑफिस 2.5 एकड़ में बसा हुआ है। मेरी तीसरी कहानी का शीर्षक है द पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ इज ऑल्सो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, अगर आप शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। ये आपने सुना ही होगा, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है। मेरी ज़िंदगी में मैंने इसको अनुभव किया है। आपको एक घटना सुनाता हूँ, शायद आपको आश्चर्य भी हो, शायद आपको हंसी भी आए। 2013-14 की बात है। मैं रोटरी बैंगलोर IT कॉरिडोर का मेंबर हूँ। जिस बंदे को प्रेसिडेंट बनना था उस साल, उनका ट्रांसफ़र हो गया साउथ अफ्रीका। तो मेरे क्लब के दोस्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रेसिडेंटशिप का मतलब क्या होता है, कैसे करना है, क्योंकि रोटरी की लीडरशिप थोड़ी मुश्किल होती है। इट्स बिटवीन इक्वल्स। आप बराबरी के लोगों के बीच में लीडरशिप करना हमेशा चैलेंजिंग है। मैं बोला चलो ठीक है, बन जाते हैं। अब प्रेसिडेंट को बड़ा सारा काम करना पड़ता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, हमारा एनुअल फंड रेजर है, उसको बोलते हैं बेंगलुरु मिडनाइट मैराथन। बेंगलुरु मिडनाइट मैराथन के लिए हमने फैसला किया कि उस बार हम ब्रांड एम्बेसडर को लाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर किसको लाएं? ब्रांड एम्बेसडर लाने के लिए लोगों ने बोला चलो भाई, भाग मिल्खा भाग रिलीज हुई है तो हम जो फरहान अख्तर को बुलाते हैं। अब मैं फरहान अख्तर को कैसे बुलाऊं? प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी से सबसे मुश्किल काम प्रेसिडेंट को करना है। अब मैं फरहान अख्तर को कैसे बुलाऊं, मुझे मालूम नहीं। नंबर खोज करके किसी तरह से उसके ऑफिस को कांटेक्ट करना शुरू किया, तो फरहान अख्तर के ऑफिस में भाई 19 बार फ़ोन नहीं उठाया गया। तो मेरे को आई खूंदक, जवानी का खून। मैंने बोला अब डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मेरे को ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल मिल्खा जी को कैसे बुलाऊं, मुझे कुछ पता नहीं। और दोस्तों, इस बीच में एक घटना हो गई मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। मेरे पिताजी का देहांत हो गया अक्टूबर 2013 में। पिताजी के देहांत के बाद करीब 15-20 दिन और निकल गए उनके क्रियाक्रम में। फिर हमारा मैराथन दिसंबर में सर पे था, अक्टूबर का बीच पहुंच गया। फिर हमारे दोस्तों का प्रेशर, अच्छे कुछ ब्रांड एम्बेसडर का हुआ। मैंने बोला रुको भाई, कुछ करता हूँ। कैसे करूँगा मालूम नहीं, मिल्खा जी को कैसे खोजूँ? मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, मैं तो आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। तो फिर मैंने गूगल माता का सहारा लिया, गूगल करना शुरू किया, मिल्खा सिंह कहाँ मिलेंगे, मिल्खा सिंह जी कहाँ काम करते थे। तो हमें उस पर इन्फॉर्मेशन मिली कि मिल्खा जी पंजाब स्पोर्ट्स अथॉरिटी में किसी डायरेक्टर के पोस्ट पे थे कभी। तो मुझे उस स्पोर्ट्स अथॉरिटी का नंबर मिल गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के नंबर पे डायल किया तो मुझे मिल्खा जी के घर का नंबर मिल गया। मिल्खा जी के घर का नंबर मिल गया तो वहाँ पे उनके सेवक ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे मिल्खा जी का नंबर दे दिया। तो पहली बाधा पूरी हो गई। अब मिल्खा जी से बात करने के लिए तो हिम्मत चाहिए, क्योंकि वैसे बोला मैं साधारण इंसान हूँ। तो मैंने फ़ोन लगा दिया। अब आप इस सिचुएशन को, बैकग्राउंड को ध्यान में रखिए कि मेरे पिताजी का डेथ 15 दिन के बाद हुआ है और मैं मिल्खा जी को फ़ोन कर रहा हूँ। मिल्खा जी की एक बड़ी प्यारी सी आदत थी, वो हमेशा सबको बेटे बोलते थे। उधर से फ़ोन उठाया, बोलते हैं हाँ बेटे बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि एक और तो पिताजी का डेथ हुआ था
और उनके डेथ के बाद पहली बार किसी ने मुझे बेटा बोला था। मैं बात नहीं कर पाया, मेरी आवाज़ रूंध गई। मैं बोला अंकल मैं आपको कॉल करता हूँ। 10 मिनट के बाद अपने आप को संभालने के बाद मैंने फिर से उनको फ़ोन किया। मैंने बोला अंकल हम बेंगलुरु में मिडनाइट मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? उन्होंने कहा देखो बेटा मैंने तो पिछले ही हफ्ते राहुल जी को मना किया है, तो मेरी उम्र हो गई, मैं अब कहीं जाता नहीं हूँ बच्चे, फिर भी तुम एक काम करो, दिगराज से बात कर लो। दिगराज जी जीव मिल्खा सिंह के दोस्त हैं, तो दिगराज से बात कर लो, अगर मेरे पास डेट्स खाली होंगे तो मैं देखूंगा, मगर वादा नहीं कर सकता हूँ। अब मैं भी ठहरा मैं, तो मैंने दिगराज जी को फ़ोन लगाया। दिगराज जी दिगराज गोल्फ के मालिक हैं, जीव मिल्खा सिंह जी के दोस्त हैं और मिल्खा अंकल के डेट्स वगैरह देखा करते थे। तो मैंने दिगराज जी को फ़ोन लगाया कि दिगराज जी मिल्खा अंकल मुझे बेंगलोर में चाहिए, ऐसे ऐसे मिडनाइट मैराथन करते हैं, हमें उनमें एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, तो उनसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो नहीं सकता है। तो दिगराज जी ने बोला कि देखिए राजीव जी वो तो अभी कहीं जाते नहीं हैं, उनकी उम्र हो गई, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं समझ गया कि ये पोलाइट ढंग है शायद अंकल के नहीं आने का। तो मैंने बोला कि दिगराज जी देखिए मेरे पिताजी के डेथ के बाद पहली बार किसी ने मुझे बेटा बोला है। मुझे मालूम नहीं आप उनको क्या बोलते हो, मुझे मालूम नहीं वो कैसे आएंगे, लेकिन मुझे मिल्खा जी बैंगलोर चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे बेटे बोला। आप यकीन नहीं करोगे, वो बोले मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, मैं बात करके बताता हूँ। अब मेरे कलेजे में धुक 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 धुक, अंकल आएंगे अंकल नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट की इज्जत का सवाल था भाई। 3 दिन के बाद दिगराज जी का फ़ोन आया कि मुझे मालूम नहीं आपने क्या जादू किया है, अंकल तैयार हो गए बेंगलोर आने के लिए। आपकी तरह मैंने भी फिल्म देखी थी, आपकी तरह मैं भी उस फिल्म का एक फ़ैन था, और मैंने फिल्म देख के मेरी प्रेरणा थी काश मैं मिल्खा जी से मिल पाता। आप यकीन नहीं करेंगे, उस घटना के 2 महीने के अंदर मिल्खा जी ना केवल बैंगलोर थे, ना केवल मेरे साथ थे, ना केवल मेरे घर पे आए, बल्कि लगभग उनके मृत्यु के कुछ दिन पूर्व तक जितनी बार मैं चंडीगढ़ गया, मिल्खा अंकल और मिल्खा आंटी का प्यार आखिरी दिन तक मुझे मिला। मुझे एक बार ऐसा लगता है कि फिर से मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मिल्खा जी इस दुनिया में हमें छोड़ के गए। तो दोस्तों ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये पावर ऑफ बिलीफ है। आप अगर कुछ सोचते हो, आप शिद्दत से अगर करना चाहते हो, तो रास्ता खुद से निकल जाता है, मंजिल आपके पास आएगी। दोस्तों अब मेरी चौथी कहानी आती है। चौथी कहानी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 25 नवंबर को मेरे अंडर रेनोवेशन घर के अंदर मैं जा रहा था। उतरते वक्त सीढ़ी से एक सीढ़ी पे मेरा पाँव पड़ा, उसके ऊपर एक प्लाईवुड रखा था, जो प्लाईवुड 2 टुकड़ों में बट गया। मेरा पाँव मेटल के फ्रेम में, हड्डी पाँव की 2 टुकड़े में। मैं गिरा ज़मीन पे, मेरे कंधे में फ्रैक्चर, मेरे सर पे चोट। 1/100 सेकंड, सेकंड के 100वें हिस्से में मेरे शरीर में 3 टुकड़े हो चुके थे। उसके बाद मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल में गया, सर्जरी हुई, 3 सर्जरी, टोटल शरीर के ऊपर 75 स्टिचेस, आईसीयू के अंदर 5 दिन, 21 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन, 49 दिन का बेड रेस्ट। मेरी ज़िंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। उस बीच में मैं एक कोर्स कर रहा था, हमारे गुरु हैं अक्षर यादव सर। जब मैं आईसीयू से जैसे ही बाहर आया अपने वार्ड में, मैं ये सोच रहा था कि भाई इतने दिन का बेड रेस्ट मैं कैसे करूँगा, मेरी ज़िंदगी अभी कैसे चलने वाली है, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एवरेज औसतन करीब 20,000 किलोमीटर प्रति महीने। वैसे इंसान की ज़िंदगी अगर बिल्कुल बिस्तर पे आ जाए जबकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ टूटा बाएं साइड का पूरा, पाँव टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, कोई पूछता था तुम्हारा क्या हाल है, तो मैं बोलता था भाई इन लेफ्ट नथिंग इज राइट, इन राइट नथिंग इज लेफ्ट। सो मेरी शरीर की ये हालत थी कि मैं दाएं करवट भी नहीं बदल सकता, बाएं करवट भी नहीं बदल सकता, बिस्तर पे पड़े पड़े 21 दिन सीधे देखना है छत की ओर, सारे कार्यक्रम डायपर्स में। उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम हमेशा शिकायत करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं है, हम हमेशा उस चीज़ का एस्पिरेशन करते जो हमारे पास नहीं है। बेड पे पड़े पड़े मुझे इस बात की अनुभूति हुई, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था स्लो डाउन इन लाइफ, स्लो डाउन इन लाइफ। हम किसी से कंपटीशन में नहीं हैं,
हमारी किसी से रेस नहीं है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। अक्षर सर की ये बातें मुझे गूंजती रही कान में। मैंने अपनी एनर्जी को कंजर्व किया, मैंने किताब लिखनी शुरू करी। पहली घटना में एक एंटरप्रेन्योर का जन्म हुआ, दूसरी विपरीत घटना में किसका जन्म हुआ? एक कंपनी का जन्म हुआ। तीसरे एक्सट्रीम सिचुएशन में एक लेखक का जन्म हुआ। जब जब विपरीत परिस्थिति, तब तक नई नई अपॉर्चुनिटी। खैर, 21 दिन बेड पे पड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मैं चल कब पाऊंगा, क्योंकि 2 पैर पे खड़े हुए इंसान मुझे प्रेरणा लगते थे। इस घटना के पहले 25 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ। 20 नवंबर को हम परिवार के साथ ऊंचाई फिल्म देखने गए थे। हम प्लान बना रहे थे कि हम अगले साल एवरेस्ट के बेस कैंप पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब आपका पाँव नहीं चलता है, आपका शरीर का अंग टूटा हुआ है, उस वक्त में हमारा बेस कैंप हो गया कि मैं टॉयलेट में कब जा सकता हूँ, खुद अपने पैरों पे चल के। यही मैं बता रहा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मेरा एस्पिरेशन किसी दिन बेस कैंप जाने का था, 7 दिन के अंदर मेरा एस्पिरेशन शिफ्ट होकर के आ गया कि भाई टॉयलेट कब जा सकता हूँ। मैं 20,000 किलोमीटर उड़ता था, मेरा एस्पिरेशन है कि कब मैं अपने पैर पे खड़े हो सकता हूँ। जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि चलूँगा कब, बोले 4 से 6 हफ्ते। बोला सर ऐसे में कैसे होगा, क्योंकि मुझे तो 21 जनवरी को दिल्ली जाना है अक्षर सर के कॉन्फ्रेंस में। तो बोले कैसे जाओगे, नहीं जा सकते हो। तो मैंने अक्षर सर से बात करी कि सर ऐसी ऐसी हालत है, मैं आना चाहता हूँ, कैसे आऊँ? सर बोले तुम आओगे। मैंने भी खुद को बोला कि आऊँगा। फिर 21 से दिसंबर के अंत के बीच में आता है 13 जनवरी। तो नॉर्मली लोग डॉक्टर डेडलाइन देते हैं पेशेंट को कि पेशेंट तुम इस दिन तक ठीक हो जाओगे। मैंने डॉक्टर साहब को डेडलाइन दिया कि डॉक्टर साहब मुझे 13 जनवरी तक ठीक होना है, क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना है। उस दिन मेरे कंपनी का फाउंडेशन डे है। 13 जनवरी को मैंने कंपनी शुरू की थी। मुझे कंपनी में जाना है, सबसे मिलना है, और मुझे 21 तारीख को दिल्ली जाना है। डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, आपका एक्सरे देखेंगे। अब मैंने मेंटल फिर मैनिफेस्टेशन शुरू किया कि मुझे इस दिन ये काम करना है। मन में मैंने ठाना, शरीर ने उसके अनुरूप सुनना शुरू किया। 2 टाइम का फिजियो लगाया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने 30 दिसंबर का एक्सरे निकाला तो डॉक्टर साहब बोले कि बहुत अच्छा जुड़ रहा है, आप कल से वॉकर लेके वॉकिंग शुरू कीजिए। तो सक्सेस जो है ना, जब आप बिस्तर से उठ करके एक पाँव पे कूद करके अगर बाथरूम जा सकते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सक्सेस था। जब डॉक्टर साहब ने बोला कि आप वॉकर पे चल सकते हो, तो वो उससे बड़ा सक्सेस था। वॉकर पे चलने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला अब आप हाथ में वो डंडा लेके चल सकते हो। ये हो गई 5 जनवरी की बात। 13 जनवरी को मैं मेरे पैर पे चल के ऑफिस में गया। 21 जनवरी को मैं अक्षर सर के कॉन्फ्रेंस में आया, 550 लोगों से बात करी और ये कहानी उनको सुनाई। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज लिखा, यू आर अ मेडिकल वंडर। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुमने कैसे किया मुझे मालूम नहीं। दोस्तों, आई होप मेरी जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे कहानियों से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। इसलिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड थैंक यू जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।